गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में वेलकम है आपका। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपीएससी का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, जिससे रिलेट करके वो डायरेक्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में हर 2 या 3 साल में क्वेश्चन आते हैं, या डायरेक्टली यूपीएससी की हिस्ट्री में कई बार इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया और मेंस में और इंटरव्यू में इससे रिलेट करके कई क्वेश्चन आए दोस्तों, और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो लगभग जीवन के हर क्षेत्र को कवर करता है। सबसे ज़्यादा फेमस एक वर्डिक्ट रहा है सुप्रीम कोर्ट का, एक न्याय रहा है दोस्तों, जिसको यूपीएससी की दुनिया में लोग केशवानंद भारती केस कहते हैं। 1973 में ये केस हुआ था दोस्तों। तो केशवानंद भारती, पहले एक आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ इनकी, स्टोरी टाइप की। केशवानंद भारती केरल के महंत थे, संत थे एक मंदिर के। तो केरल की गवर्नमेंट ने दोस्तों 1973 में इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। तो ये बात इनको ठीक नहीं लगी और इन्होंने पीएलआई दाखिल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि अर्जी पेश की इनके केरल गवर्नमेंट के खिलाफ। और इनकी जो अर्जी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, और फिर उस पर सुनवाई की डेट दे दी दोस्तों। सुनवाई करने के लिए टाइम दे दिया दोस्तों। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जो मामला है, ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 1973 में, इसके पहले का संविधान और इसके बाद का संविधान दोस्तों एकदम से चेंज हो गया। इससे पहले संविधान कुछ और था और इसके बाद संविधान कुछ और हो गया दोस्तों। तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती ने किसके विरोध में केस किया था? अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, केरल में उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ में। तो 1973 में केशवानंद भारती ने इस मामले को लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ में, दोस्तों एक बात याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में 13 जो जज थे, इससे बड़ी बेंच आज तक नहीं बनी है, ना ही इससे पहले बनी थी दोस्तों। जिस केस को दोस्तों 13 जजेस ने मिलकर सॉल्व किया हो, 13 जजेस से बड़ी बेंच आज तक नहीं बनी है दोस्तों, इसके बाद ना इससे पहले बनी थी। ये सबसे बड़ी बेंच भी थी और सबसे बड़ा फैसला भी है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। तो 1973 में इनने जो अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने इस पे सुनवाई की। तो दोस्तों संवैधानिक रूप में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूलभूत ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अब दोस्तों आप एक बात सुनते हैं, संविधान में संशोधन सेंट्रल इंडिया की गवर्नमेंट करती है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, भारत सरकार करती है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन करने की उनकी कहाँ तक की क्षमता है संसद की दोस्तों? तो संसद क्या असीमित पावर रखती है इसके लिए कि संविधान को चेंज कर सकती है संसद दोस्तों? तो इसी का एक आइडिया निकल के आया इसमें, जिसमें आप देख रहे हैं ना दोस्तों, मूलभूत ढांचे को क्षति नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। तो मूलभूत ढांचा क्या है दोस्तों? संविधान की एक छवि है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, कि ये धर्मनिरपेक्ष है, संविधान का या राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे अदर कंट्रीज में आप देखते हैं, जैसे कि अपन ले लेते हैं पाकिस्तान लें तो उसका धर्म क्या है? इस्लाम धर्म है। और अरेबिया लें तो उनका भी यही है। और उसके बाद अदर कंट्रीज में जैसे कि अपन चीन देखें दोस्तों, चीन का भी अपना एक तानाशाही वाला मामला है दोस्तों। और अगर अपन म्यांमार लें दोस्तों, म्यांमार क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म है, तो उनका भी धार्मिक है दोस्तों। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत जो ढांचा है वो धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत के संविधान ने सभी धर्मों को बराबर स्थिति दी हुई है, जिसमें सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं और अपने हिसाब से अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये भारत देश का और भारत के संविधान का अपना कोई धर्म नहीं है। यही
इस केस में सबसे बड़ी बात निकल के आई कि भारत सरकार, अगर भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा अगर संविधान में संशोधन करना चाहती है दोस्तों, संशोधन, तो वो क्या नहीं कर सकती। इस केस में बताया कि मूलभूत ढांचा यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है उसको मिटा नहीं सकती, बाकी आप जो जरूरत लगेगी उस हिसाब से कानून में चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने तमाम अंतर विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है, अभी भी यही है और आगे भी रहेगा, और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहा है। अंकुश का मतलब जो जल्दबाजी में दोस्तों फैसले होते हैं उनके खिलाफ भी ये काम करता है, यानी कि अधिकार को सपोर्ट करता है। केशवानंद जो संत थे एक, उन्होंने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक दोस्तों 68 लगभग 2 मंथ मान लीजिए, अपर 2 मंथ, 2 मंथ से भी ज्यादा दिन तक सुनवाई चली। अब आप समझ सकते हैं कि 2 महीने से ऊपर सुनवाई चली होगी, तो ये कितना बड़ा केस था दोस्तों। 68 दिन तक सुनवाई हुई। यह तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को शुरू होकर 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ और 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सीकरी, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम है, चीफ जस्टिस सीकरी, और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों ने न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया। कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों, अब देखिए जरा सा इसके अंदर क्या कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा नहीं, ये सब अपन अब बात करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से मूलभूत तथ्यों को लिया गया है। संविधान संरचना के कुछ प्रमुख मूलभूत तत्व जिनमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है निम्नलिखित है। अब दोस्तों, इसके अंदर क्या निकल के आया कि संसद किस अनुच्छेद में संशोधन नहीं कर सकती, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। संविधान की सर्वोच्चता। अब दोस्तों, संविधान सर्वोच्च है यानी सुप्रीम है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संविधान की सर्वोच्चता को मिटा नहीं सकती कि आप सर्वोच्च नहीं, संविधान ही सबसे ऊपर रहेगा। सेकंड, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। दोस्तों, विधायिका का क्या काम है, कार्यपालिका क्या काम है और न्यायपालिका का क्या काम है, ये संविधान ने ऑलरेडी बांटा हुआ है, इसलिए इस पर दोबारा संसद इसको नहीं संशोधित कर सकती। विधायिका मतलब नेताओं का क्या काम है, कार्यपालिका मतलब दोस्तों ऑफिसर्स का क्या काम है, और न्यायपालिका मतलब जजेस का क्या काम है। इन तीनों के कामों को बांट रखा है संविधान ने। थर्ड नंबर, गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार। दोस्तों, भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतंत्र है यहाँ पे दोस्तों। जनता अपनी सरकार चुनती है, जनता से इस अधिकार को आप नहीं छीन सकते। और चौथा क्या है, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। जैसा कि अभी मैंने बताया कि संविधान का अपना कोई धर्म नहीं है दोस्तों, वह धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्मों को बराबर स्वतंत्रता देता है कि आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। 5वें नंबर पे क्या निकल के आया किसमें, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। दोस्तों, राष्ट्र की एकता यानी कि जितने भी वर्ग के लोग हैं वह सब आपस में भाई भाई एक होकर रहेंगे, ना कि सांप्रदायिक हिंसा में उलझेंगे, बल्कि देश की एकता और अखंडता को बनाए। अखंडता का मतलब आप लड़ाई झगड़े करेंगे तो देश टूटेगा, और अगर आप भाई भाई समझ कर रहेंगे देश एकता और अखंडता में बना रहेगा दोस्तों। 6 नंबर पे क्या है, संसदीय प्रणाली। अब दोस्तों क्या है, संसदीय प्रणाली है देश के अंदर राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था। संसदीय प्रणाली चलती रहेगी, वोटिंग के माध्यम से आप अपने प्रतिनिधि को, नेताओं को चुनते रहेंगे। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। दोस्तों, स्वतंत्रता क्या है, अब मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ संविधान के बारे में, मैं क्या विचार रखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपसे किसी बुक से या नोट में पढ़ के बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो लगता है संविधान में ये सब खासियत है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, ये सब विचार है, स्वतंत्रता है, मैं ये सब बोल सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरा ये फंडामेंटल राइट है। गरिमा का मतलब क्या है दोस्तों, आपकी अपनी एक वैल्यू है, इज्जत है, वो आपको बनाए रखने का अधिकार है। 8वें नंबर पे क्या निकला दोस्तों, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी कैसे होते हैं दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार तो सब जानते हैं, जनरली डीपीएसपी कम लोग जानते हैं दोस्तों। तो ये वह
संविधान के अंदर निर्देश हैं जिनके माध्यम से दोस्तों अगर कोई गवर्नमेंट कानून बनाती है तो इनको ध्यान में रखकर बनाती है। यानी ये क्या कहते हैं, कानून समान हो, कानून किसी के ऊपर ना हो, कानून में किसी के साथ भेदभाव न किया गया हो, कानून में गरीबों का ध्यान रखा गया हो। ये सब नीति निर्देशक तत्व सरकार को गाइड करते हैं। 90 नंबर पे क्या है दोस्तों, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच। न्याय तक पहुंच का मतलब क्या है दोस्तों, अगर कोई गरीब है तो उसको न्याय कैसे मिलेगा, इसकी व्यवस्था कीजिए आप, ये न्याय तक पहुंचे। 10वां क्या है दोस्तों, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। कल्याणकारी राज्य क्या होता है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य होगा जिसमें अगर कोई मजदूर है तो वो मजदूरी ना रहे, ये कल्याणकारी राज्य होगा दोस्तों। अगर कोई गरीब है तो उसका बच्चा फिर गरीब ना रहे, अगर कोई आज भूखा है तो फिर वो कल भूखा ना रहे दोस्तों, ये होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, इतने सारे टॉपिक्स इसके अंदर मेंशन है, तो ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट केस है। 1973 का केस बनन भारतीय बनाम केरल राज्य, तो इसको आप गूगल सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो आया समझ में दोस्तों, इसके बारे में अपन ने काफी कुछ चर्चा दी। मूल प्रश्न क्या था इसके अंदर, सभी प्रयास सिर्फ इस मुख्य सवाल के लिए जवाब के लिए थे, संसद की शक्ति, सॉरी दोस्तों, संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो क्या है ये जानना था। इस केस का मकसद क्या था दोस्तों, संविधान संशोधन अगर गवर्नमेंट करती है, संसद करती है, तो वो किस भाग को संशोधित कर सकती है, यानी कि किस भाग में चेंजेस ला सकती है और किस भाग में चेंजेस नहीं ला सकती है। अपन इसको समझते हैं, क्या संसद संविधान के कोई भी हिस्से को रद्द कर सकती है? क्या आप इससे एग्री हो कि किसी भी हिस्से को रद्द कर दें, आपके अधिकारों को हटा दें क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए इस केस के बाद और मजबूती आ गई अधिकारों में दोस्तों। संसद कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती है, संशोधित या बदल सकती है, चाहे भी मौलिक अधिकार हो। क्या आपके मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे दोस्तों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, संसद को ये पावर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इस पर न्यायालय ने बिल्कुल प्रतिबंध लगा के रखा है। जो कानून और मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं वो आपके अधिकार रहेंगे, क्योंकि संविधान ने आपको दिए हैं। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन इसके माध्यम से होता है दोस्तों। उसको साधारण रूप से पढ़ने पर संविधान किसी भी भाग में संशोधन के लिए संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं थी। ऐसा अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे संसद की एक नागरिक के भाषण की स्वतंत्रता या उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेने से रोका जा सके दोस्तों। इसीलिए फिर ये फैसला आया ताकि संविधान का मूलभूत ढांचा दोस्तों बना रहे। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, केस बनन भारतीय बनाम केरल राज्य, जिसकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। अगर इसको अपन स्टडी करने बैठेंगे दोस्तों तो इसको 10 घंटे भी अगर मैं डिस्कस करूं तो ये खत्म नहीं होगा। बस ओनली मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है ताकि आप जब पॉलिटी के लिए कोई सी बुक पढ़ें तो आपको समझ में आए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ और किस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो।